औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में आपका खादिम, आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आपको खुश आमदीद कहता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो हमारा आजकल का जो मौसम चल रहा है, इस ठंडे मौसम में चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी है और इसमें साइनोसाइटिस का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा होता है। हर दूसरा तीसरा शख्स किसी न किसी वजह से इसमें थोड़ा बहुत मुब्तला ज़रूर होता है। आज हम देखेंगे कि होम्योपैथी हमारी इस सिलसिले में क्या मदद करती है। कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान की जो क़यादत है, जो कम्युनिटी का मंशूर है, वो यही है कि होम्योपैथी को आम आवाम तक पहुँचाया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम होम्योपैथी को घर घर पहुंचाने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं और अपने मंशूर पे अमल भी कर रहे हैं। स्पेशल टीवी हमारा मददगार है। हम सब शुक्रिया अदा करते हैं स्पेशल टीवी का कि होम्योपैथी को घर घर पहुंचाने के लिए वो हमारे साथ खड़ा है, हमारा साथ दे रहा है। हमारे साथ रहिएगा। आज का प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और मौजूदा जो मौसम चल रहा है इसके हवाले से भी ये आज का जो टॉपिक है इसकी ख़ास ज़रूरत है। हम देखेंगे कि साइनोसाइटिस में होम्योपैथी हमारी किस हद तक मदद करती है। सबसे पहले हम अपने पैनल का तारुफ करवाते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले डॉक्टर काजी सजाद अहमद साहब हैं। आप सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और प्रेसिडेंट हैं COH पाकिस्तान के। दरमियान में जो एक सदाबहार शख्सियत हैं डॉक्टर इजहार खान साहब, आप वाइस चेयरमैन COH पाकिस्तान हैं और पिछली 2 दहाइयों से तकरीबन ये होम्योपैथिक अद्वियात से अवाम उन्नास की खिदमत कर रहे हैं। आपके साथ हैं सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं साइमा तजम्मल साहबा, आप भी किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। हमारा जो आज का टॉपिक है साइनोसाइटिस, मैं शुरू करूंगा डॉक्टर सजाद काजी साहब से कि काजी साहब आप ये बताएं कि ज़ुकाम जो है, ये जो आज की टर्म है ज़ुकाम, इसको होम्योपैथिक मेडिकल पॉइंट से कैसे देखा जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम है? ये ज़ुकाम, इसको ये भी कह सकते हैं कि ठंड लगी किसी को, और ये एक्चुअली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो अगेंस्ट इस वक्त तक जो वायरस दरियाफ्त हो चुके हैं वो तकरीबन 200 से ऊपर हैं। उनमें से किसी का भी जब उसके ऊपर अटैक होता है तो उस वजह से फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिर जिसकी वजह से ये आँखों से पानी, छींकें आना, नाक बहना, गला ख़राब होना, और इसमें जो वायरस आम तौर पर हैं, रीनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है, एंटीरियो वायरस है, मेटानिमो वायरस है, ये चंद एक मशहूर हैं। इसमें कोरोना भी अब ऐड हो गया। 90 से पहले ये ज़रा खामोश तबा था, अब ये एक्टिव हो गया। तो इसकी वजह से भी वो जो ज़ुकाम के या कुराइज़ा के जो अलामात हैं वो सामने आ जाती हैं। जी डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे भी यही पूछूंगा कि ये जो ज़ुकाम है, डॉक्टर साहब ने एक टर्म यूज़ की कि इसको ठंड कहते हैं, ये गर्मी में भी होता है, यानी कि गर्मी का और होगा, सर्दी का, यानी कि यकीनन इसमें कुछ होगा। तो ये इसकी अलामात क्या क्या होती है? सर, कि हो गया तो क्या होता है? सर, सबसे पहले तो ये कि किसी भी डिजीज को या किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले उसकी उस सिस्टम की एनाटमी और फिजियोलॉजी हम लोगों को पता हो तो आई थिंक सो कि हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं। सही। तो सर, ये नोज से स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, नोज से स्टार्ट होता है लंग्स, और ये सारा का सारा एक ही सारा सिस्टम है हमारा ना। तो इसमें नोज को हम अगर एनेटमी और फिजियोलॉजी अगर हम लोग देखें तो सर इसकी ये बिल्कुल एक क्या कहते हैं नोस्ट्रिल से ये स्टार्ट हुआ, तो ये आगे इसकी एक ओपनिंग ये यहाँ से बाहर से है, एक आगे ओपनिंग इसकी गले में जाके होती है जिसको फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स के पास ही आपके साउंड बॉक्स भी पड़ा हुआ होता है। तो अल्लाह ताला ने एक मुदाफ़ती निज़ाम हमारे जिस्म के अंदर बनाया हुआ है कि जैसे ही कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है ना, तो जो लेटरल वॉल है नोज़ की, उसके अंदर कुछ एलिवेशंस हैं जिनको कॉन्का बोलते हैं।
अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो कॉन्केस को बोलते हैं। तो उनका मकसद क्या है, उन्होंने क्या कहते हैं, और वहीं पे नॉस्ट्रिल में वहीं पे हेयर्स भी हैं। अब इन्होंने करना क्या है कि जैसे ही कोई चीज़ हमारी बॉडी में गलत लाइक एंटर हो रही है, तो वहाँ पे जो एंटीजन बॉडी में एंटर हो रहा है उसने वहाँ पे उसको ट्रैप कर लेना इन नोज हेयर्स ने। इसके अलावा नोज का काम ये भी है कि इसने बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपकी हवा को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करके फिर अपने आपके अंदर लेके जाना है। इसके अलावा ये कि सर ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। फिर उसको इसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिफाई भी करता है, यानी उसमें ह्यूमिडिटी जो उनसी है वो भी उसको भी बैलेंस करता है। जो आप गर्मी का जुकाम कह रहे हैं, वो ड्राइनेस इतनी ज़्यादा होती है कि जिसकी वजह से आपके अंदर सारी के सारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वो भी साइनसाइटिस वाली सिम्टम्स उनसे वो देने लग जाता है। यानी गर्मी के जुकाम में ह्यूमिडिफिकेशन जो उनसी है ना वो कम हो जाती है बॉडी की, ड्यू टू दैट रीजन वो सिम्टम्स उनसे वो अपीयर होती हैं। लेकिन आजकल के मौसम के अकॉर्डिंग क्या है कि वो जब कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जाएगी लाइक इस किस्म की, तो वो आपकी सिम्टम्स उनसे वो अपीयर करेगी। इसके अलावा सर ये कि आपके ऑल्फैक्टिव नर्व जो उनसी है ना, जो जिसने आपको स्मेल करना है, जिसने बताना है आपको कि ये चीज़ जो उनसी है ये नुकसानदेह है, इट शुड नॉट बी एंटर इन योर बॉडी, वो बल्ब जो है वो भी आपकी जो उनसी ऊपर रूफ जो है ना नोज का, उसके ऊपर पड़ी हुई होती हैं नर्व्स जो हैं। इसी वजह से जैसे ही हमें कोई गंदी स्मेल फील होती है तो हम वहाँ से मूव करते हैं। जैसे कोई मतलब कोई केमिकल है या कोई गंदी स्मेल जो हम लोगों की से टॉलरेट नहीं हो रही है, तो वहाँ से हम लोग मूव करते हैं। तो ये सारी इसकी फिजियोलॉजी आ जाती है, एनाटॉमी आ जाती है नोज की। आफ्टर दैट आप उसके सिम्टम्स कह रहे हो। अब जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो क्या होता है कि बॉडी ने रेजिस्ट करना है, रेजिस्ट करके म्यूकस जो है वो उसने ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाना। नॉर्मली आई थिंक सो 1 लीटर जो म्यूकस जो है ना वो बॉडी डेली बेसिस पे प्रोड्यूस करती है नॉर्मली। और सर ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो उनसी है ये नोज से स्टार्ट होके फिर आगे आपके ट्रेकिया एंड ऑल द सिस्टम जो है ना उसके ऊपर साथ लाइंड अप हुई होती है। तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर क्या कहते हैं कोई एंटीजन एंटर हुआ तो वहाँ पे सारी की सारी इन्फ्लेमेशन हो गई। उसके अलावा सर आप साइनोसाइटिस को आप अगर डिस्कस कर रहे हो तो साइनोसाइटिस क्या, साइनसिस क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से हमारे यहाँ पे फोरहेड पे इस जगह पे एथमॉइड, फ्रंटल और ये मैक्सियल जो बोन है यहाँ पे एक तो अल्लाह ताला की ज़ात ने वहाँ पे साउंड को प्रॉपर क्रिएट कर सकने के लिए, और सेकेंडली फेस का जो वेट है, फेस बोन जो है उसका वेट कम करने के लिए अल्लाह ताला ने साइनसिस यानी यूँ समझ लें आप कि खिड़कियाँ बनाई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से होके हवा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। यही वजह है कि जैसे ही हमारे क्या कहते हैं कोई एंटीजन बॉडी के अंदर गया, सारी की सारा सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन हुई तो उसके साथ फिर सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं। उसमें क्या है, हेडेक्स, इनिशियल स्टेजेस पे आपकी हेडेक स्टार्ट होगी, लाइक आपको ड्रॉजीनेस और लाइक दैट वो सिम्टम्स उनसे ना वो फील होंगी। लेक्रिमल ग्लैंड पास पड़ा हुआ होता है जिसने आपके आंसू पैदा करने हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे, आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, नोज में से एसिडिक वाटर जो है ना वो निकलेगा, सो दैट कि वो उसको जरासीम को ट्रैप करे, एनगल्फ करे और ख़त्म कर दे। लेकिन अगर इन केस वो आगे चला जाता है, सिर्फ बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती है, उस तरह से उसको मैनेज नहीं कर पाती है, तो आगे चला जाता है तो फिर फीवर हो जाता है। फीवर का मकसद ये है, फीवर में भी बॉडी जो है वो रिएक्ट कर रही है, वो टेम्परेचर इतना बढ़ा देगी आपकी बॉडी का, लाइक इतना टेम्परेचर अपना बढ़ा देगी कि वो टेम्परेचर के थ्रू जो है ना उसको एनगल्फ करने की, उसको फेगोसाइटोसिस वाले लेवल पे जाके उसको डैमेज करने की कोशिश करेगी बॉडी। ये सारा का सारा एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जहां पे हम लोग इसको इंटरप्ट कर देते हैं, आई एम सिटिंग हियर एज अ होम्योपैथ, तो होम्योपैथी के आई फील प्राउड ओवर द थिंग दैट होम्योपैथी जो है वो कोराइजा, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, लाइक
तमाम इस तरह की जो सी रेस्पिरेटरी ट्रैक से कंसर्निंग जितने इश्यूज हैं इनको बड़े एक्सीलेंट लेवल पे मैनेज करती है। इसमें सबसे पहले तो इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में होम्योपैथी का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। वाइटल फोर्स एंड वाइटल फोर्स जो है यही हम लोग शोर मचाते हैं होम्योपैथी के अंदर। तो वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करने में होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी, एक दफ़ा पहले भी बड़ी डिटेल से इस टॉपिक पे बात हुई थी एक प्रोग्राम में कि अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए मैं स्नीजिंग करती हूँ, सर अफेक्ट नहीं होते हैं, दो या तीन बंदे और जो बैठे हैं वो अफेक्ट हो गए, तो क्यों हुए? ऑब्वियसली सर का डिफेंसिव सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसने मतलब अफेक्ट ही नहीं हुआ ना। तो दैट थिंग इज नॉन एज इम्यूनिटी और वाइटल फोर्स। हम उसको वाइटल फोर्स कहते हैं, अदरवाइज उसको इम्यूनिटी कहते हैं। बहुत अच्छे, जबरदस्त जी डॉक्टर साहब। सर थोड़ा सा इसमें हम आगे चलते हैं कि ये साइनोसाइटिस की कितनी अकसाम है, इस पे जरा है कि ये देखें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं जाहिर है एक पब्लिक की अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं और ताकि आम लोगों को समझ आए, वो उससे बेनिफिट ले सकें। बेसिक हमारा पर्पस यही होता है। इस हवाले से देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि आमतौर पे हम अगर फ्लू को लें, जो कॉन्सेप्ट होता है, फ्लू होता है एक आदमी को, क्या मतलब है कि आप किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से एलर्जी हुई, फॉलोअप एलर्जी हुई, डस्ट एलर्जी हुई, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ने अटैक किया, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है जी, और उनकी वाटरिंग स्टार्ट होगी, स्नीजिंग होगी स्टार्ट। ये जी हम आमतौर पे कहते हैं ये फ्लू है, ये जुकाम हो गया, ठीक है। अब जुकाम के लिए आमतौर पे जीपी के पास जाते हैं, वो कोई एक पलंदा गोलियों को देता है, साथ एक सिरप देता है। वो आते ही वो कहते हैं बड़े अच्छे डॉक्टर साहब जी, एक ही दफा ली है, सब रुक गया, काम ब्लॉक कर दिया। अब ये ब्लॉक कौन सा है? यही जो ब्लॉक है ना, ये आगे आके हम बताते हैं कि ये साइनोसाइटिस की बेसिकली ये बेस है, हम आम समझाने के लिए। तो इस एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जुकाम की ही गोलियां दी जाती हैं, ठीक है। अब ये नहीं पता ये एलर्जिक की कंसर्न है, एलर्जिक रेनाइटिस है या जुकाम है, ठीक है। पहले तो यही एलर्जी का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल फर्क है, उसका ट्रीटमेंट ही फर्क है एलर्जी का, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशिएट करने वाली बात है जिसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर से भी, तो वो थोड़ा सा रहम करें आवाम पे और इस हवाले से डिफरेंशिएट करें थोड़ा सा। वो पक्की गोलियां बना के रखी होती है, उन्होंने देना शुरू कर देना, एक चीज। दूसरा जो पब्लिक है, ये जो मौसम है, इसमें सबसे इसकी बेसिक जो चीज है, सादा सी बात है, वो इम्यून सिस्टम है, यानी कुव्वत मुदाफियत। उसको जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, वो जब आप जितनी बढ़ाते हैं उसके लिए हम लाजमी तौर पे कहते हैं होम्योपैथी और जो न्यूट्रिशनल गाइडेंस है, जब इसको आप कॉम्बिनेशन देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद साइनोसाइटिस की तरफ अगर हम आते हैं, साइनोसाइटिस के हवाले से आप देखें कि बेसिकली आपका दो तरह से, एक तो डीएनएस है, ठीक है, जिससे आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, और दूसरा आपका पोलप बढ़ जाता है, ठीक है, नाक के अंदर गुदूद बढ़ गया, पोलप बढ़ गया, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस होनी शुरू हो गई। आपका जो रेस्पिरेटरी कंसर्न है उस हवाले से उसमें ब्लॉकेज आनी शुरू होगी, जिसपे कहते हैं जी सांस नहीं आ रहा, अब इस हवाले से मुंह खोल के सो रहे हैं या प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। अब इसमें आप देखें कि कई इधर हमारे डॉक्टर साहब भी रहे माशाल्लाह, उनके ENT स्पेशलिस्ट सारे, उन्होंने मेरा लाखों की तादाद में ऑपरेशन किए। अच्छा, ये भी देखा जाए पब्लिक के अवेयरनेस के लिए हम चूंकि कहते हैं कि क्या डीएनएस का या पॉलिप बढ़ने का जो सोल्यूशन है वो अगर आप ऑपरेट करा लेते हैं, ठीक है, तो उससे फिर क्या नहीं होता, उसके बाद ठीक हो जाता है? ऐसा नहीं है, वो तकरीबन हर साल ही आपको कराना पड़ता है। तो असल हमारा पर्पस ये है इस प्रोग्राम का कि हम लोगों को सही आगाही दें, ठीक है। हम बीइंग होम्योपैथ ये नहीं सिर्फ कह रहे हैं कि होम्योपैथी ही जो है ना वही आप सिर्फ दवाई लेंगे और उसके बाद सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ आपको थोड़ा सा सिस्टम को समझ के अपने सिस्टम को साथ इम्यून सिस्टम भी बढ़ाना है, नंबर 1। अब देखें कि जो पहली बात है कि ये एलर्जी को अगर आप डिटेक्ट कर लेते हैं, और उसमें होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को, असल में तो होम्योपैथी में मैं समझता हूं कि सारी की सारी मेडिसिन जो है और जितनी फिलॉसफी है वो है ही आपके इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए। दूसरा सिस्टम जो है वो आपकी जितना सिस्टम है उसको सप्रेस करती है। तो एक चीज, दूसरी जो मैं बात करें मेडिसिन पे और दूसरे ट्रीटमेंट पे हम इंशाल्लाह बाद में आते हैं। आप देखिए कि ये बेसिकली साइनोसाइटिस होता क्यों है, ये अगर हम समझ लेंगे और इसको हम घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं और लोगों को आगाही और गाइडेंस दे सकते हैं, तो ये इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि बेतहाशा लोग हैं हमारे सिस्टम में, चूंकि हमारा इतना पोल्यूटेड किस्म का एनवायरनमेंट है,
तो इसमें लोग इतने परेशान है इस चीज से, और ऑपरेशन कराने के बावजूद भी उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा। अब इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं, ताकि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजों को चैनलाइज करना शुरू कर दें। ठीक है, ये आप सोल्यूशन जो है ना वो निकलवाना चाह रहे हैं, जैसे आपने मूंछों को बल दिया। अच्छा, इसमें देखें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपकी, टॉक्सिन जब बॉडी में बनने शुरू होते हैं ना, ठीक है, टॉक्सिन जब बनने शुरू होते हैं तो वो ब्लॉकेजेस स्टार्ट कर देते हैं। उससे भी पहले आपका म्यूकस बनना शुरू होगा। जब आप कोई भी गलत की खाना खाते हैं और उसके बाद आपका लाइफस्टाइल, रात को लेट खाना खाया और उसी तरह सो गए, उसको डाइजेस्ट होने का मौका नहीं मिला, और उसके बाद जो खाना भी है उसके भी जितने टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी में रुकना शुरू हो गए। एक तो म्यूकस बनना शुरू हुआ, फिर टॉक्सिन रुकने शुरू हो गए, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आके उन्होंने ब्लॉकेजेस स्टार्ट कर दी। सुबह आप देखेंगे कि आप बिल्कुल फ्रेश नहीं होंगे और आप ब्लॉकेजेस स्टार्ट होनी शुरू हो गए। ये कंसिस्टेंटली अगर ये इस चीज को आप केयर नहीं करेंगे तो वो ब्लॉकेजेस बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से पॉलिप बढ़ेगा, और जब आपका ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो आपकी डीएनएस होना शुरू हो जाती है, जिससे आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। तो पहली बात यह है कि हमारा जिस तरह दीन में बताया गया है कि ये जो वजू का सिस्टम है, इसमें आप नाक की हड्डी तक जो है उस तक वजू को लेके जाएं। अगर इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक छोटी सी टिप भी बताऊंगा इसके बाद। अगर पहले स्टेप में किसी को स्नीजिंग स्टार्ट हो गई हुई है तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की टिप है। अगर वो आप अपने किचन से, जैसे हम कहते हैं कि उनकी फूड एज ए मेडिसिन एंड किचन एज क्लिनिक, हम इसको भी प्रमोट करना चाहते हैं, और उसके साथ होम्योपैथी। मैं आपको बताऊं, एक तो आप पानी में, नीम गर्म पानी में नमक डाल के अगर उसको आप नाक में थोड़ा सा उससे करें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर 2, आजकल के मौसम में जितने बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, जितने लोग हैं, जब भी आप बाहर जाएं, चूंकि ड्राइनेस होती है फजा में, तो इस हवाले से उन्होंने अपने नेस्टल को, अपने नाक को वेट रखना है। वो कैसे रख सकते हैं? एक तो उसमें ऑयलिंग करें, दूसरा वेजलीन लगा के वो बाहर जाएं। ये बहुत अच्छी जबरदस्त चीज है। और रात को सोते हुए पेरेंट्स भी और उनके बच्चे भी, उनको भी आप उनका जो उनकी नाफ है, ठीक है, उसके अंदर वो ऑयलिंग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाहर निकलना ये हो गया। और उसके बाद अगर स्नीजिंग हो रही है, या आप आजमा के देखें, अगर फर्स्ट स्टेज में आप हैं तो मैं जाती तौर पे कहता हूं कि मेडिसिन लेने से परहेज करें, चाहे होम्योपैथिक की हो, शुरू में ना लें, उसमें किचन से करें। उसमें आप 5 से 7 ब्लैक पेपर्स वो लेके नीम गर्म पानी से आप इनहेल कर लें, यानी कि आप निगल लें पानी के साथ, उसको चबाना नहीं है, ठीक है। चबाने का ट्रीटमेंट अलग है। उसको अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह विद इन अगर आप 7 डे ये कर लेंगे तो ये साल से जो लोग स्नीजिंग, सुबह उठ के आधा घंटे छींके मारते हैं ना, तो वो दुआएं देंगे आपके चैनल को भी और इस प्रोग्राम को भी। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी जबरदस्त टिप है, और इसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है जी। डॉक्टर साहब, सर ये जो सिंड्रोम है इसको जरा थोड़ा सा वाजे करें कि बलगम का रंग वाइट है, येलोइश है, ये क्यों होता है? जब ये जुकाम या साइनोसाइटिस क्रॉनिक हो जाता है, अगले मरहले में आगे ना, नेक्स्ट जब क्रॉनिक हो जाता है एक्यूट में, तो वो उसका कलर वाइटिश ही होगा। जैसे एक की वो सफेदी होती है, उस टाइप का ये होता है। जब ये क्रॉनिक हो जाता है तो 80% ये येलो कलर का होता है। फिर क्योंकि उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाती है, उसमें स्मेल भी पैदा हो जाती है, और कुछ हालात में ऐसे होते हैं कोई ग्रीनिश कलर के भी वो म्यूकस निकलते हैं। तो यहाँ पर चलते चलते साथ ही मेडिसिन भी, अगर येलो कलर का आ रहा हो तो वो पल्सर इस्तेमाल करो, काली सल्फ, तो उससे ये प्रॉब्लम उसका भी सॉल्व हो जाएगा। तो उसके साथ साथ ये है कि अपनी जो डाइट है ना, उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जब अगर किसी की, क्योंकि ये साइनोसाइटिस डायरेक्ट नहीं होता, इसकी इब्तदा होती है पहले जुकाम से। अगर उस दौरान इसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो जाए, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि उसको पहले दिन उसको स्टॉप ना किया जाए। अगर शुरू हो गए, अगर गले में इरिटेशन हो रही है, नाक में कोई खुजली हो रही है, तो आप नमक वाले पानी के गरारे करें, आप अदरक का कावा इस्तेमाल करें। अगर उस दिन उससे फाका नहीं होता, 2-4 घंटे में रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि दालचीनी, लौंग, और उसमें एक कप के लिए 2 अदद काली मिर्च के दाने,
उसका कहवा पिएं तो उससे भी अफाका हो जाएगा। जब ये स्टार्ट हो जाता है कि नाक बहना शुरू हो गया, आंखों से पानी आ रहा है, तो उसको फिर रोकें ना, 1-2 दिन ना रोकें। फिर उसमें ये काज ये देख रहे हैं कि अगर आपको जिस्म गर्म सर्द हो गई या जैसे सर्दी लग गई है, फिर आप उसको एकोनाइट भी दे सकते हैं, बेलाडोना भी दे सकते हैं। यही जरा रोकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा इधर से शुरू करते हैं। तो नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर काजी सजाद अहमद की जो बात चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर काजी सजाद अहमद साहब हमें बलगम के मुख्तलिफ किस्म के जो रंग हैं, कलर्स हैं, वो बता रहे थे और उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मैं चलता हूँ डॉक्टर काजी सजाद साहब की तरफ। सर कंटिन्यू फरमाएं। नज़ला जुकाम उस शख्स को बहुत ज़्यादा होता है, उसकी 2 वजूहात बड़ी। एक तो ये कह लें कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। अगर उसके जीन्स में ये हो कि बाप दादा को ट्यूबरकुलोसिस हुई हो, तो उन लोगों को या उस पेशेंट को बार बार नज़ला जुकाम तो किसी को भी हो सकता है, साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, लेकिन बाद लोगों को जो ठंडी हवा लगी, ठंडा पानी पिया, कोई भी चीज़ हुई तो उसको नज़ला जुकाम हो जाएगा। इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कह लें, पेचीदा होती हैं। ये साइनोसाइटिस भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस है, उसका एक रिजल्ट है। अगर उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ तो उसके नतीजे में ये साइनोसाइटिस होता है। फिर ब्रोंकाइटिस है, लंग्स का प्रॉब्लम जो है, निमोनिया है। फिर एक होती है उसको कहते हैं कि खांसी पुरानी हो जाती है, कई हफ्ते चलती रहती है, कई माह तक चलती रहती है। ये भी उसके एक कॉम्प्लिकेशंस होती है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि पोस्टल इन्फेक्शियस कफ। तो इसका ट्रीटमेंट फिर आप ऐसे करना है जैसे एक अस्थमा के पेशेंट को आपने सीरियसली लेने हैं, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। तो इसलिए बहरहाल दोनों चीज़ें साथ साथ, डाइट, जैसे ये मौसम चल रहा है तो अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए ये सूप इस्तेमाल करें। ये ख़ास करके बीफ का जो हड्डियों का होता है उनका ज़रूर करें। चिकन आजकल वो ब्रॉयलर है, उसको नहीं किया जाए तो नाम तो चिकन का चलता है, लेकिन देसी किसी को मिलता है तो वो ज़रूर करें। मटन का भी कर सकते हैं। हर आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कुदरत ने हर चीज़ का अल्टरनेट पैदा किए हुए। गरीब आदमी जो है, ये आजकल सीज़न भी है, ज़ुकाम का भी सीज़न है, और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जिसको साग बोलते हैं, मेथी है, सरसों का साग है, पालक को पूरा साल ही तकरीबन मिलती रहती है। फिर आप हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें टी के तौर पर। अगर दूध में करनी है तो उसमें चंद दाने काली मिर्च के भी, ताकि उसकी अब्ज़ॉर्ब जो है ना वो बढ़ जाती है। काली मिर्च के इस्तेमाल से वो 100% नहीं तो 90% अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। फिर उसके दूसरी चीज़ें बादाम है, इसमें भी वो आप कर सकते हैं। बनाना केला है, विटामिन सी के लिए लेमन सस्ते, हर आदमी उसका जो है ना 1 गर्म कप पानी का हो उसमें डालकर वो इस्तेमाल कर ले। ग्रीन टी है। तो इस तरह अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए ये करें, और साथ एक्सरसाइज भी मस्ट है। ये नहीं है कि ये खा पी कर सो जाएं और ये चीज़ें, रिजल्ट आएगा लेकिन वो रिजल्ट नहीं होगा जिसकी रिक्वायरमेंट है होती है सीजन में। और फिर उसके अलावा अपने जिस्म को भी मुनासिब कपड़ों से ढांप कर रखें। स्पेशली जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो बाबा जी होते हैं, लाइक मी, इसलिए मैंने टोपी पा कर रखता हूँ। ये जरूरी है, ये सही कहता हूँ मैं। देखे अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी सेहत दी, और इस उम्र में भी, तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अल्लाह आपको मज़ीद अच्छी सेहत दे और आपका साया हमारे सिरों पे सलामत रखे। एहतियात भी मस्ट है, एहतियात भी मस्ट है उसके लिए। तो इम्यून सिस्टम का भी प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। एक इम्यून सिस्टम जो होता है उसकी भी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो जो है ना डिफेंस लाइन खत्म हो जाती है। सर ये लाइन किसी और के बारे में बोली जाती थी। वो कहता था मेरी याद है कि नहीं। सर इनको जन्नत में जगह दे। बल्कि मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि आप ये बताएं कि ये जो दायमी नज़ला जुकाम होता है,
क्योंकि बड़ा आसान रिकरेंट को हम बार बार को हम दायमी नज़ला ज़ुकाम में बदलते हैं, ये इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है। इसके बारे में बताएं कि ये क्यों होता है और इसका तोड़ क्या है जो आम हमारी पब्लिक को होता है। सर इसके बाद मैं अपना एक केस आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे पास एक पेशेंट आ रही थी, तो उनका मतलब मैं बिल्कुल अपनी एलियमसिपा से स्टार्ट करती थी। जैसे ही सिम्टम, पहले एकोनाइट दी, बल्कि मैंने दे दी भी थी कि घर में रखो इसको ना, जैसे ही आपको सिम्टम्स आती हैं आप ये लेना शुरू कर दो। ओवरकम कर लिया, एलियमसिपा वाली स्टेज पे चली गई, मेडिसिन मैं बता रही हूँ, एलियमसिपा वाली स्टेज पे चली गई। उससे आगे पल्स्टिला आगे फर्दर जो सिस्टम चलता जा रहा है और सारा वो मेडिसिन जैसे मैं चेंज करती जा रही हूँ। लास्ट मैंने ओवरकम कर लिया, मेडिसिन के साथ पेशेंट क्योर हो गया। 2 महीने 3 महीने गुजरे, फिर मेरे पास आ गई, डॉक्टर साहब फिर वैसी छींकें आ रही हैं, आंखों में से पानी और ये वो, मैं कितनी देर तक ये सब कुछ करूं। मैं बड़ी परेशान होगी। मैंने उसको बैठ के फिर उसको स्टडी किया। जब स्टडी किया तो मुझे ये पता चला कि जैसे सर ने भी बताया है कि उनका जो सेप्टम था ना, नो सेप्टम जो था, तो वो आपको पता होगा नेजल स्पेक्ट्रम एक चीज होती है, उसके साथ उसको जब मैंने देखा, फिजिकल एग्जामिनेशन अगर आप उसको कह लें, तो फिजिकली जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो वो नो सेप्टम जो था ना वो थोड़ा सा हटा हुआ था। फिर मैंने उनका एक्सरे करवाया। जब एक्सरे करवाया तो उसमें बड़ी प्रॉपरली वो नजर आ गया कि वो दोनों सेप्टम जो है ना उसमें, यानी दोनों नोस्ट्रल जो उसमें एंटायरली एक मतलब डिफरेंस था। तो सर एट दैट स्टेज, जैसे सर ने कहा, मैं इनकी बात को एनहांस मतलब आगे फॉरवर्ड इसको आगे सेकंड करूंगी कि वहां पे होम्योपैथी कुछ नहीं कर सकती, वहां पे सर्जरी रिक्वायर्ड है। ठीक है, सर्जरी वहां पे डिसीजन ले लेना चाहिए बजाय इसके कि आप मिसगाइड करें पेशेंट को। और सेकेंडली, अभी आप मुझे बता रहे हो कि मुझसे पूछ रहे हो कि बार बार क्यों हो रहा है, तो सर टॉन्सिल्स के साथ एक प्लेस होती है, उसे कहते हैं एडिनॉइड। एडिनॉइड वो प्लेस होती है कि जहां से जो लाइक टॉन्सिल्स की तरह का ही मटेरियल वहां पे पड़ा हुआ होता है, उसकी भी जब टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन होती है उसकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी बार बार सिम्टम्स जो हैं वो अपियर हो रही होती हैं। ये भी एक मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज आई है। तो उसके लिए क्या था, फिजिकली एग्जामिन किया, उसकी जो टंग डिप्रेसर जो होता है उसके साथ डिप्रेस करके जब मैंने देखा तो टंग तो डिप्रेस हो रही है लेकिन पीछे एक एलिवेशन फील हो रही है। जब मैंने इसको लाइट से प्रॉपर देखा है तो वो पीछे एक एलिवेशन फील हो रही थी मुझे। तो वो जब उसको क्योर किया, इन्फ्लेमेशन वाली स्टेज को माइंड में रख के मेडिसिन के साथ जब मैंने उसको क्योर किया है तो लाइक उसको ट्रीट किया तो वो क्योर हो गया। यानी होम्योपैथी ने वहां पे मुझे हेल्प किया, वहां पे वो क्योर हो गया, सर्जरी वाले लेवल पे नहीं गया। तो ये 2 चीजें आ जाती हैं। और थर्ड थिंग जो रिकरेंट, वो आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो तो वो भी होता है और आप प्रॉपरली निग्लेक्ट कर रहे हो, इम्यूनिटी भी वीक है और प्रॉपरली आप उसको मतलब उसको ट्रैप नहीं कर पा रहे हो सारी सिचुएशन को। सर ये जो प्लेस होती है नैप ऑफ द नेक, इसको सर्दियों के अंदर प्रॉपर तरीके से कवर करने की जरूरत होती है क्योंकि यहां से आपका थर्मल सिस्टम बॉडी का सारा यहां से रेगुलेट होता है, ब्रेन ने वहां से सारा आपको कंट्रोल करना है। अगर वो चीज अगर आपकी नेकेड रह गई है तो ऑब्वियसली आप ज्यादा इस चीज को फेस करोगे, इस प्रॉब्लम को ज्यादा बार बार फेस करोगे। तो ये वो चीजें होती हैं। फिर आप कवर करके रखें, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो भी, जितना टेम्परेचर चल रहा है बाहर, तो नेसेसरी है कि आप अपनी चेस्ट को, अपनी बॉडी को गर्म कपड़ों के साथ, ये गर्म कपड़े नहीं होते, इनफैक्ट आपकी बॉडी की हीट होती है जिसको कपड़ों ने कवर किया हुआ होता है। ठीक है, तो आप प्रॉपरली अपने आप को कवर करके रखो। फिर इम्यूनिटी को अगर आपने स्ट्रांग करना है, सर और रिस्पेक्टेड सर दोनों ने आपको मतलब होम रेमेडीज से बताया, तो मैं यहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन को रिक्वेस्ट करूंगी कि नज़ला जुकाम में प्लीज 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 सी एलोपैथिक मेडिसिन जो है ना, एंटीबायोटिक बिल्कुल ना लें। बिकॉज एंटीबायोटिक क्या करती है, एंटीबायोटिक हेल्दी जो आपके बैक्टीरिया जो आपकी अल्लाह ताला ने आपकी ब्लेसिंग है कि आपकी बॉडी में रखे हुए हैं, उनको भी किल कर देती है। आप फिर एक कॉन्टिन्यूली एक सिस्टम में चले जाते हो, कॉन्टिन्यूली चलता जाता है आपका ये सारा प्रॉब्लम जो है। वो लास्ट ये होता है कि आपके लंग्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, स्नोरिंग। एडिनॉइड के साथ मैं ऐड करूंगी कि सर स्नोरिंग का ये सिम्टम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है वहां पे ना, कि ये जो आपकी खराटों की जो आवाज आ रही होती है सोने के साथ, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है वहां पे।
तो ये वाली चीज़ है। फिर सर अगर इसको फर्दर आगे और अगर आप देखें तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज में ये आ जाता है कि आपकी यूस्टेशियन ट्यूब जो है, जो आपके कान की जो ट्यूब है, वो भी इफेक्ट हो जाती है। उसके इफेक्ट होने की वजह से मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये चीज़ है कि ईयर जो है उसकी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है सर, वो भी क्या कहते हैं इफेक्ट हुई, इतनी इफेक्ट हुई कि उसके अंदर परफोरेशन हो गई। जब उसकी केस हिस्ट्री ली गई तो पता ये चला कि क्या कहते हैं वो उनको दायमी, जो आपने बड़ा अच्छा वर्ड बोला है कि दायमी उनको जुकाम रहा है माजी में, जिसकी वजह से उनके ईयर ड्रम जो है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है, उसकी भी परफोरेशन हो गई। लाइक ये डायग्राम भी मैंने शेयर की थी, अगर शेयर हो जाए फर्दर नाज़रीन भी देख लें इसको, तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर बाकायदा होल हो जाता है, ठीक है। तो वो कान बहना शुरू हो गया और वो फिर सर्जरी या वो वाली चीज़ जो उनसे उस लेवल पे आप चले जाते हो। फिर सर फर्दर मैं और होम्योपैथी को अगर ग्रास्प करती हूँ तो होम्योपैथी किचन में ही खड़े हुए हमारी होम्योपैथी बड़े एक्सीलेंट लेवल पे काम कर रही है। जैसे सर ने अगर लीमू की बात की है तो सिट्रस लिमिनस के नाम से हमारी होम्योपैथी मेडिसिन बन रही है। सर ने अदरक की बात की है तो जिंजबार जो है, एक सेकंड में रोकूंगा आपको। मैं दोनों डॉक्टर से बान की गुफ्तगू सुन के ब्लैक पेपर, ये अदरक, ये हल्दी, ये मैं समझ रहा था कि ये हमारा कोई हकीम बैठे हुए हैं हम लोग, इसमें होम्योपैथी की अगर अद्वियात मौजूद हैं, जिसको आपने, मैं ये पूछना चाह रहा था, तो क्या हम वो अद्वियात ही क्यों ना रखें और उनको यूज करें? तो सर ये बता दें, जैसे सिनामोनियम, एग्जैक्टली सर, तो उसका बताएं, काली मिर्च से जो दवाई बनती है, ये 2-4 तरह ना इनको ये मेडिसिन किचन की आइटम से बनती है। सर क्यूरिस्टिन एक एलिमेंट है जिसके ऊपर, क्यूरिसिटिन एक एंजाइम है जिसके ऊपर बहुत सारी वे ऑफ ट्रीटमेंट जो उनसे है ना, वो जिसके ऊपर काम कर रहे हैं और उससे बहुत सारी मेडिसिन बना रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, विद अ ग्रेट प्राउड आई वुड लाइक टू शेयर हियर कि बैप्टिशिया, एलियम सीपा, ये दोनों मेडिसिन तो मैंने पर्सनली इसको यूज भी करवाया। सेम सिम्टम्स हैं और सेम ट्रीटमेंट है। अब एलियम सीपा क्या है? एलियम सीपा हमारा अनियन है, प्याज है, ठीक है, और क्यूरिसिटिन उसमें बड़े अच्छे लेवल पे होता है। इसके अलावा सल्फर खांसी को बहुत अच्छे लेवल पे ठीक करता है एलियम सीपा, ठीक है। और एलियम सीपा के अंदर यानी प्याज के अंदर होता क्या? सल्फर होता है और खांसी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सल्फर हमारी होम्योपैथी मेडिसिन भी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है करक्यूमा इंडिका। बैप्टिशिया की बात कर रहे हैं सर, करक्यूमा इंडिका, करक्यूमा लोंगा जो है, ये हल्दी है हमारी इन्फ्लेमेशन के लिए। आप किसी जगह पे भी कुछ पकड़ के देख लो तो वो फौरन से पहले आपको ये कहेंगे तो ये गरम पानी में डाल के अगर ये बेहतर नहीं है? बेहतरीन है, बेहतरीन है। ये करक्यूमा इंडिका जो है वो इन्फ्लेमेशन को हर जगह पे किल करती है। बॉडी में किसी जगह पे भी आपकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, साइनोसाइटिस है, किसी जगह पे भी कोई भी मेनिंजाइटिस है, साइनोसाइटिस है, ये किसी भी जगह पे टॉन्सिलाइटिस है, बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। फिर आगे आ जाता है आपका एलियम सेटिवम की तरफ अगर आप चले जाते हो। गार्लिक जो है 47% रिजल्ट गेन किया है। अगर इसके ऊपर रिसर्च हुई है तो सर ये आपके हार्ट जहां पे इन्फ्लेमेशन होती है उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोराइसा और फ्लू और ये सारी चीजें जो उनसी अगर आपकी सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं तो ये मदर टिंक्चर में बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है बैप्टिशिया का, आप पूछ रहे थे, तो बैप्टिशिया सर फीवर के अंदर, क्यूरिसिटिन इसके अंदर भी होता है, ठीक है। आई थिंक सो ये इंडिगो है, इंडिगो फ्लावर से ये तैयार होती है। और ये सर क्या कहते हैं, इसके अंदर भी क्यूरिसिटिन है। क्यूरिसिटिन जो है वो क्या करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी फ्लेगमेटिक है, एंटी सेप्टिक है, बड़े एक्सीलेंट लेवल पे। तो सर ये मैं आई फील अ ग्रेट प्राउड ओवर द थिंग कि यहाँ पे ये सब चीजें जो आपको हेल्पफुल। बहुत शुक्रिया सर। एक बात सॉरी सर, ज़ाइलटॉल मैं यहाँ पे कन्विंस किया था किसी पर्सन को, किसी बंदे ने होम्योपैथी के ऊपर अटैक किया अभी, बल्कि मुझे बड़े बुरे से दिल से मैं यहाँ पे एंटर हुई थी जब आपने कहा था कि होम्योपैथी को कोई कंसिडर नहीं करता। तो सर होम्योपैथी को कहा जाता है कि मीठी गोलियां,
तो सर मीठी गोलियां जो सी हैं ना, अगर सिंपल मीठी गोलियां भी दी जा रही हैं ना, तो वो ज़ाइल्टोल एक एलिमेंट है, उससे प्रिपेयर होती हैं। और व्हाट इज ज़ाइल्टोल, इसको आप नेट पे यही वर्ड लिख के आप उसको खोलें और सारा आपको खुल के सामने आ जाएगा कि ज़ाइल्टोल है क्या। यानी होम्योपैथी जो है, अगर ज़ाइल्टोल मीठी गोलियां ही दे देती है ना, सिर्फ मीठी गोलियां, तो वो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, आपको आपकी एंटी फ्लेगमेटिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटीसेप्टिक है। अगर सिर्फ मीठी गोलियां दी जाती हैं, जिस चीज से हम लोग ज़ाइल्टोल से मेडिसिन वो मीठी गोलियां बनती हैं, तो वो भी बड़ी एक्सीलेंट लेवल पे काम करती हैं सर। उसको इसको कहते हैं हम लोग ग्लूकोज या, लेकिन अगर आप उसको स्टडी करें तो मैंने जिस वेबसाइट पे पढ़ा इसको सर, मैंने उसको बड़े जी एग्जैक्टली सर, मैंने उसको बड़े स्पेसिफिक प्लेस पे पढ़ा है, वेबसाइट से पढ़ा है, तो मैं उसका रेफरेंस भी दे सकती हूँ आपको। सर अब टाइम काफी इख्तिताम की तरफ का मैनेज हो गया क्योंकि इस वक्त टाइम नहीं मिला। उस पे हम इसमें आज सवाल ले लेना। जी जी, आपसे सवाल के बगैर ही चल पड़े। सवाल की जहाँ जरूरत नहीं, जो बोलते जाए। सर इसमें आज आप इसमें लैब के बारे में ऐड करें, क्योंकि लैब टेस्ट भी इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, या ये सिम्टम बार बार क्यों आ जाते हैं, इस दोनों चीजों में जरा आ जाए। पहले मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। जैसे आपने क्या लगता है हिकमत का प्रोग्राम हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जनरली आप देखें, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि हिकमत जो है ना, ये बेसिकली नेचर का इल्म है। तो होम्योपैथी जो है बेसिकली एक रिफाइंड फॉर्म है हिकमत की, नेचर की। इसमें कोई वो दूसरी बात नहीं है कि इसीलिए तो ये डिफरेंट है एलोपैथिक से, कि ये बेसिकली नेचर का ही एक्सट्रैक्ट है। अब हम तीन जो मेथड ऑफ टर्मिनोलॉजी इसमें इनकी चीज यूज हम लोग करते हैं। एक तो पोटेंसीज की हमारी रेंज होती है, वो डेफिनेटली उसकी रेंजेस 30 से लेकर ऑनवर्ड बढ़ती हैं, जैसे वो कंसर्न फिजिशियन ने ही फाइनलाइज करना होता है। एक तो ये बहुत बड़ी रेंज हमारे पास मौजूद है। दूसरा, एलोपैथिक में तकरीबन 550 और यहाँ 3000 से ज्यादा मेडिसिन की रेंज है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और उनके पेटेंट मेडिसिन है। नंबर 2। नंबर 3 जो है मदर टिंक्चर्स की हमारे पास रेंज है, जो बिल्कुल डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो भी होम्योपैथी में यूज होते हैं। और तीसरी चीज बायोकेमिक है, जो कि डॉक्टर सोशलर ने इनकी 12 सॉल्ट्स जो कि बॉडी में कई तो होम्योपैथ जो है वो ट्रीट ही सिर्फ बायोकेमिक्स से ओवरऑल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होम्योपैथी के बारे में जर्नल आगे ही देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनकी ये जब तक हमारे यहाँ समझ नहीं आएगी लोगों को कि होम्योपैथी क्या है, वो कहते हैं शायद मीठी गोलियां होती हैं और उसके बाद ये बहुत लंबा इलाज है। भाई आप सर्जरी जो है वो, मैं समझता हूं कि सर्जरी के जितने इश्यू है, साइनोसाइटिस से लेकर कार्डिक सर्जरी तक, आप अगर स्टेज 2 तक हैं, रादर 3 तक भी हैं, तो उसमें आप होम्योपैथी से प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं, अगर आप कंसर्न सही स्पेशलिस्ट के होम्योपैथ से कंसल्ट करें। तो इस बारे में लोगों को आगाही देने की जरूरत है। ये ऐसी मेडिसिन है जो कि जिंदगी में शायद एक दफा आप 2 ड्रॉप इस जुबान पे लें, उसका इफेक्ट ही नहीं खत्म होता। ठीक है, हाइपरटेंसी में अगर होता है तो होम्योपैथी जो है ये बहुत ही मिरेकल है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हम बात करते हैं बाकी चीजों की, ये घर में, ये इन एनी केस, हम इंग्लैंड में होते थे तो वहां पे कोई डॉक्टर भी आमतौर पे फ्लू की या इस तरह की इनके जो एलर्जिक रेनाइटिस है उसकी मेडिसिन नहीं देता था। ठीक है, वो कहते थे, हम यहाँ पे भी एक वो बात करते हैं कि फ्लू अगर हो जाए तो ये 1 हफ्ते में ठीक होगा, और अगर आपने इसकी मेडिसिन ली तो फिर 7 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसकी ना लें मेडिसिन, और इसमें घर से चीजें चैनलाइज करें। लेकिन ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इसकी भी आगाही देने की जरूरत है कि बहुत सी जितनी हर्ब्स हैं हमारी, उन्हीं के एक्सट्रैक्ट से होम्योपैथी मेडिसिन बनाई गई है। ठीक है जी, इस हवाले से जी जी है बात। जी जी 2 मिनट है और बस। सर कोई मेडिसिन बताएं। मैं इसमें 2 मेडिसिन सॉरी इनकी इसमें बताना चाहूंगा साइनोसाइटिस के हवाले से। वो इनकी काली विक्रम और उसके बाद हाइड्रास्टस, ये 2 ऐसी मेडिसिन हैं, इनको अगर आप चैनलाइज करें तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है साइनोसाइटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर जी, दायमी नज़ला या जो कुरान कह लें दायमी साइनोसाइटिस है, उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक उसकी बैस को ठीक नहीं किया जाए। उसके लिए ट्यूबर का देना बहुत जरूरी है, सबसे पहले मेडोरिनम का और एन्फ्लुजिनम का, ये देकर उसके बाद फिर अगर जो सिम्टम है, तो जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे काली बाइक्रोम है, हाइड्रास्टस है, अगर गले में कह रहे हैं तो उसके लिए जो हेपाटिक लेमनामाइडर और फिर ये ट्यूक्रम मैरम
ये 3 से अगर शर्त है कि बेस उसकी आप पहली 3 मेडिसिन वो देना मस्ट है, उसके बगैर दायमी कभी भी ठीक नहीं होगा। ये आप दें, आपके गले में जो कैरा करता है, ये अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है और इसका वो एंटीबायोटिक खा कर और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन ये उनका ठीक नहीं होता। इसके अलावा ये जो अगर सर दर्द हो रहा है उसकी वजह से, साइनोसाइटिस की वजह से, शदीद नो अगर हल्का है तो उसके लिए आप जिल्सीमिम तो दे सकते हैं, पल्सरटेला दे सकते हैं। अगर वो राइट साइड पर है तो उसके लिए सेंगुइनेरिया और बेलाडोना। अगर लेफ्ट पर और है उसी की वजह से तो फिर आप उनको स्पाइजेलिया दें और साथ काली फास दे दें, तो ये भी उसका ठीक हो जाएगा। जबरदस्त। फिर अगर उसके सुबह सवेरे उठते हैं, जब आँख खुलती है तो नज़ला शुरू हो जाता है, तो उस सिलसिले में काली आयोडाइट, अगर बहुत ही ज्यादा वायलेंट किस्म की, बहुत जोरदार किस्म की छींकें वगैरह आती हैं, लगातार आती रहती हैं, तो उसके लिए भी आप अपना सबरडेला दें। बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद।